तो जैसा पता है आप लोगों को कि ये KVPY वाला एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया आपका, जो 7 से होना था, लेकिन अब फाइनल डेट भी आ गई है आपकी 9 जनवरी से है। तो उसमें टाइम तो बहुत ज़्यादा नहीं बचा है, लेकिन ये है कि कम से कम आपको अगर ये पता चल जाए कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से आपका ऑलमोस्ट 50% पेपर आने वाला है, तो हम पहले उन टॉपिक्स को देख सकते हैं एटलीस्ट इस जो भी 1 महीने का टाइम हमारे पास। तो हम लोग आज वही देखने वाले हैं कि पिछले कुछ सालों में क्या पैटर्न रहा है चारों सब्जेक्ट्स में आपका, ठीक है, क्योंकि आप ऐसे का पेपर दे रहे हैं और सभी बच्चे यहाँ पे जो आए होंगे वो 11th वाले ही होंगे, है ना, 11th वाले ही हैं आप लोग, तो आपको तो चारों सब्जेक्ट्स देने हैं। हाँ, तो हम लोग देखते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इन सब में से पिछले कुछ सालों में KVPY में क्या पैटर्न रहा है, कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जहाँ से काफ़ी पोर्शन आया है, तो उन चैप्टर्स पे हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा। तो हम लोग सब्जेक्ट वाइज उसको एनालाइज करेंगे। चलिए देखते हैं। इंटरव्यू आपको पता है नहीं है इस बार, है ना, ये तो सभी लोगों को इसके बारे में नॉलेज होगी कि इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ एक पहला स्टेज एप्टीट्यूड टेस्ट का जो होता है सिर्फ वही होगा, जो कि बड़ी अच्छी चीज़ है कि इंटरव्यू इस बार नहीं है, तो इजी हो जाता है आपके लिए काफ़ी कुछ। ये देखिए स्ट्रीम्स क्या रहती हैं आपको पता है, ऐसे क्लास 11th के जो बच्चे हैं वो ऐसे के नाम से उसका एग्ज़ाम होगा, वो ऐसे वाला एग्ज़ाम देंगे। बाकी SX जो है वो 12th में जब आप पहुँचेंगे तो एक और ऑप्शन आएगा आपके पास देने का एक बार, उसके बाद आप अगर फिर किसी कॉलेज में चले जाते हैं उसके बाद भी ऑप्शन रहता है, वो SB के नाम से होता है पेपर। तो फिलहाल हमें जो फोकस करना है वो किस पे करना है, ऐसे वाले एग्जाम पे करना है, ठीक है। तो ऐसे के बारे में हमें देखना है, आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए क्या रहेगा, पैटर्न क्या रहेगा उसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 2 पेपर्स हैं, इस तरह से देख लीजिए, एक पेपर के 2 पार्ट मान लीजिए, 2 पेपर नहीं। तो पहला पार्ट में क्या आने वाला है, 60 क्वेश्चंस होंगे। 60 क्वेश्चंस में 15 फिजिक्स, 15 केमिस्ट्री, यानी सबके 15-15 आएंगे, ठीक है। अब ये जो है वो जो ये सारे क्वेश्चंस हैं वो 1-1 नंबर के होंगे, आपको पता होगा पहले से ही, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग रहेगी यहाँ पे 25% की, ठीक है। अब जो इसका सेकंड पार्ट है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपके चारों से, ठीक है, ईच ऑफ देम से 5-5 क्वेश्चंस होंगे आपके, और ये टोटल 40 मार्क्स है। इसका मतलब क्या है, ये 2-2 नंबर के होंगे, ठीक है। तो ये 40 मार्क्स का पेपर हो गया, 60 टोटल 100 बन जाता है आपका, ठीक है। ये बहुत बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी। आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए ध्यान से कि अब मैथ्स का हम देखने जा रहे हैं, 5 साल का एनालिसिस क्या रहा है, पिछले 5 साल का पैटर्न क्या रहा है मैथ्स में, तो वो देखते हैं ताकि हमें पता लगे कि हम अभी अगर हमें टाइम हमारे पास कम है तो कौन कौन से वो चैप्टर्स हैं जिन पे हमें ध्यान देना है। तो सबसे पहला आपको दिख रहा होगा ज्योमेट्री। देखिए ज्योमेट्री कितना है, ऑलमोस्ट 30% है ना। और ज्योमेट्री अभी आप लोगों को 11th में तो कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा होगा मैथ्स, अगर आपने ले रखी है जेई वाले बच्चे जो हैं, तो ज्योमेट्री जितना भी आएगा वो आपने 10th में जो ज्योमेट्री पढ़ रखी होगी वही आपके काम आने वाली है फिलहाल। तो ज्योमेट्री सबसे ज़्यादा आ रही है और इस पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है, मैथ्स में। सेकेंड नंबर है आपका नंबर सिस्टम का, ठीक है। ये भी अनफॉर्चुनेटली 11th में अभी तक आपने इसके बारे में ज़्यादा पढ़ा नहीं होगा, बस खाली जो 10th वाली आपकी नॉलेज है वहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये सबसे ज़्यादा ये 2 सब्जेक्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं मैथ्स के, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे आपके। तीसरे नंबर पे आप पॉलिनोमियल्स को रख सकते हैं, देखिए 10% है ऑलमोस्ट। तो ये 3 को अगर आप लेकर चलें, बाकी देखिए कितना कम है, सेट्स हो गए, ठीक है। हाँ, मेंसुरेशन से भी ठीक ठाक क्वेश्चंस आए हैं, सेट्स हो गया कितना कम है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है, 3.3% है, यानी बहुत कम क्वेश्चंस आए हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो पॉलिनोमियल में ही कवर हो जाएगा, है ना, ये तो आपने 10th में ही पढ़ा होगा। सीक्वेंस एंड सीरीज है, मेंसुरेशन ये देखिए। तो 4th जो चैप्टर है जिसपे आपको फोकस करना है वो है मेंसुरेशन। 3 कौन से हो गए, ज्योमेट्री हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, पॉलिनोमियल हो गया, और चौथा कौन सा है, मेंसुरेशन। अगर आप ये 4 भी अच्छे से कर लेते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा हैं। चलिए इसको हम लोग टेबल में भी देख लेते हैं। देखिए ज्योमेट्री देखिए आपका 26% है, ठीक है, नंबर सिस्टम 15% ऑलमोस्ट, पॉलिनोमियल्स 13% और मेंसुरेशन उसके बाद। यानी ये जो 4 चैप्टर्स हैं इन पे आपको फोकस करना है। ये अगर आप तैयार कर लेते हैं, और मुझे लगता है 1 महीने के अंदर 30 डेज से ज़्यादा हैं, 30+ डेज हैं आपके पास, तो इसमें आप ये आसानी से तैयारी कर सकते हैं क्योंकि आपने 10th में पढ़ रखा है ना इनको। बोलिए,
10th में तो आपने इनको पढ़ा ही हुआ है और उसी को थोड़ा अच्छे लेवल पे कर लेना है। मान लीजिए आर डी शर्मा लगा लिया आपने, आर डी शर्मा आपने उठाया और उसको अगर लगा डाला, वो इन चारों चैप्टर्स वहाँ से ही कर डाले आपने, तो आपके अच्छे खासे चांसेस हैं इसके अंदर कम से कम यहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे वो गलत नहीं होने वाले हैं। और बाकी जो चैप्टर्स हैं उनमें से भी आप कई सारे क्वेश्चन कर डालेंगे। जैसे मैथमेटिकल रीजनिंग है, ये पूरा हो जाएगा, इसमें से जो भी क्वेश्चन आएगा आपका नहीं गलत होने वाला है, ठीक है। ये लॉजिक बेस्ड होगा, आप गलत नहीं करेंगे, कर आएंगे इसको। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी थोड़ी बहुत अगर बहुत अच्छे लेवल की नहीं आती है तो वो भी आप कर लेंगे, ठीक है। सरफेस एरिया और वॉल्यूम आपका तो मेंसुरेशन में ही कवर हो जाएगा। बोलिए भाई, जब मेंसुरेशन करेंगे तो ये तो उसमें भी आपका कवर हो ही जाएगा। तो ऑलमोस्ट आप ये, इस पे आपको ध्यान नहीं देने की जरूरत है इतना। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और सीक्वेंस एंड सीरीज को भी आप छोड़ सकते हैं। वैसे इसमें से भी लॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं जो कई बार बन जाते हैं। तो आप अगर इन 4 चैप्टर्स पे फोकस अपना स्पेशल बना लें तो ऑलमोस्ट आपकी मैथ्स तैयार हो गई। मैथ्स के लिए आपको परेशान नहीं होना है और ये 30+ डेज में डुएबल है, किया जा सकता है, ठीक है। किसी बच्चे का कोई क्रॉस क्वेश्चन हो तो वो बीच में रोक के पूछ सकता है, ठीक है। तो ये मैथ्स की स्ट्रेटेजी हो गई। बोलिए, इसमें कोई किसी को कोई दिक्कत, कुछ और जानना हो मैथ्स में किसी बच्चे को तो पूछ सकते हो, वरना फिर आगे चलते हैं बाकी सब्जेक्ट्स में। बोलिए, समझ में आया? क्लियर है? चलिए फिर हम लोग आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, ये मार्क्स वर्सेस टॉपिक है, यानी किस टॉपिक से कितने मार्क्स आए हैं, मतलब मिलेंगे आपको कितने मार्क्स से क्वेश्चंस आए हैं। अब देखिए यहाँ पे यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा सबसे ऊंची बिल्डिंग्स किसकी दिख रही हैं, ज्योमेट्री की। देखिए ज्योमेट्री से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे मेंसुरेशन भी है, नंबर सिस्टम भी है, ठीक है। और क्वाड्रेटिक तो आपका पॉलिनोमियल का ही पार्ट है, तो क्वाड्रेटिक ले लीजिए। वही 4 चैप्टर्स हैं जो अपने पीछे देखें। देखो मिसलेनियस वाला जो पार्ट है, इसमें से वो वाले क्वेश्चन आते हैं जैसे टाइम एंड वर्क हो गया आपका, ठीक है। उस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जो कमर्शियल मैथमेटिक्स से रिलेटेड होते हैं, वो आते हैं और वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम आएंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस उसके नहीं होते हैं, ठीक है। तो मेनली ये 4 चैप्टर पे आपको फोकस करना है, ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन और पॉलिनोमियल, ठीक है। आपका मैथ्स ऑलमोस्ट तैयार हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। फिजिक्स का देख लेते हैं, लास्ट 5 ईयर्स में क्या एनालिसिस रहा है फिजिक्स में। देखिए अब फिजिक्स में क्या है कि आप 11th क्लास में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं अब तक। बताइए फिजिक्स में आपने क्या क्या पढ़ लिया अब तक 11th में, कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, कोई बताएगा? कौन कौन से टॉपिक्स हो गए हैं फिजिक्स में अब तक, ये तो पता ही होगा। क्या हो गया? आवाज़ सही नहीं आ रही बेटा, और कोई बताएगा? आवाज क्लियर नहीं आ रही। सेंटर ऑफ मास तक, उससे पहले क्या क्या हो गया है? उससे हाँ, तो काफी कुछ हो गया, यानी मैकेनिक्स तो काफी हद तक हो चुकी है। वर्क एनर्जी पार हुआ? अभी नहीं हुआ? हो गया? हाँ, तो मैकेनिक्स तो आपकी पूरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए यहाँ पे सर्कुलर मोशन आप कर चुके हैं। यूनिट्स एंड मेजरमेंट हो गया चैप्टर, ये हो गया चैप्टर, ये तो पहले ही पढ़ाया गया होगा। हाँ, दूसरी चीज देखिए, सिस्टम ऑफ पार्टिकल से इतने क्वेश्चन आए नहीं है, तो इसमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स नहीं हुआ ना अभी, थर्मोडायनेमिक्स को नहीं हुआ, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में हीट नाम से चैप्टर 11th में पढ़ा है, सॉरी 10th में पढ़ा था, याद है या नहीं याद है? हीट के कैलोरीमेट्री के नाम से आईसीएसई बोर्ड वाले बच्चों ने कैलोरीमेट्री के नाम से पढ़ा होगा, सीबीएसई में तो नहीं पढ़ा होगा, आईसीएसई में पढ़ा है ना, 9th में भी था, 10th में भी था। तो काफ़ी आइडिया थर्मोडायनामिक्स का वहाँ से होता है। अगर हम इसको छोड़ भी देते हैं तो आपने मैकेनिक्स तो 11th में जितनी पढ़ लिया इंक्लूडिंग द यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, तो सफिशिएंट है, वो उसको रिवाइज कर लेंगे, काफ़ी है। अब आप लोगों को यहाँ पे 12th के चैप्टर भी दिख रहे होंगे ना, ये देखिए, रे ऑप्टिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, काइनेमेटिक्स तो हो चुका है ना भाई, काइनेमेटिक्स तो आपने पढ़ी लिया ना, मोशन इन 1D 2D सब हो गया आपका, ठीक है। लॉज ऑफ मोशन भी हो गए हैं। तो देखिए आपका फिजिक्स का कितना सारा पोर्शन जो 11th से कंप्लीट हो तैयार हो चुका है आपका, यानी लॉज ऑफ मोशन, काइनेमेटिक्स, ठीक है, सर्कुलर मोशन, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, ठीक है, ये इतना आपने कर लिया है। तो आपकी जो मैकेनिक्स है वो स्ट्रांग हो गई। वहां से कुछ क्वेश्चन आएगा, आप 90% उम्मीद है कर लेंगे। अब जो ये क्वेश्चन, जो ये चैप्टर आपको दिख रहे हैं ना, 12th वाले जो चैप्टर हैं, रे ऑप्टिक्स हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, देखिए 3 बड़े बड़े चैप्टर्स, ठीक है, 3 बड़े बड़े चैप्टर्स जो आपको दिख रहे हैं, ये आपने 10th में पढ़े थे अभी, ठीक है, अभी अभी आप 10th से पढ़कर आए हैं। तो अगर आपको 10th लेवल की इसके बारे में अच्छी नॉलेज है और थोड़ा सा ऊपर उसके बारे में अगर आप जानते हैं, जो कि आपको वीडियोज भी शेयर
कर दिए जाएंगे। हमारे यहाँ जो 10th क्लास में इसको जिस तरह पढ़ाया जाता है तो बिल्कुल KVPY के लेवल पे पढ़ाया जाता है, ठीक है। मैंने ही पढ़ाया हुआ है ये सारे टॉपिक्स को, तो इनके वीडियोस हम आपको शेयर कर देंगे। अगर आप उनको देख लेंगे खाली तो उसमें आपकी तैयारी हो जाएगी, जितना भी वो 11th में पूछने वाले हैं, सॉरी KVPY में ऐसे लेवल पे जितना भी पूछेंगे वो, तो आप ये तीनों चैप्टर लाइट और करंट इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ये आपका तैयार हो जाएगा। यानी इसमें जो बेस रहना चाहिए वो वही है जो 10th में आपने पढ़ा है। हाँ, उससे थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको आते हों, जो कि आप आसानी से एक बार वो वीडियोस को देख लेंगे तो आपका तैयार हो जाएगा, तो परेशान नहीं होना है। यानी कि फिजिक्स आपकी सॉर्टेड है, क्लियर है, तैयार है। आपने अब तक 11th में जो मैकेनिक्स पढ़ लिया है वहीं से क्वेश्चन बनेंगे, वो आप कर लेंगे। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है उसको रिवाइज कर लीजिए 30 डेज में, और प्लस करंट इलेक्ट्रिसिटी, रे ऑप्टिक्स और मैग्नेटिज्म पे वीडियोस देख लीजिएगा तो क्लिक कवर हो जाएगा। बाकी आप मॉक टेस्ट तो आपको देने ही पड़ेंगे, तभी सब सारी चीजें जो है वो आपको पता चलेगा कितना उसमें साउंड है, कितना आपको चीजें तैयार हैं क्लियरली। तो फिजिक्स तो आपकी बहुत ज्यादा अच्छे से तैयार हो चुकी है, फिजिक्स में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो किसी का तो पूछे। और इसके बारे में न्यूक्लियर फिजिक्स पे भी इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इवन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी इतना जाने की जरूरत नहीं, बल्कि जो वीडियोस हम आपको दे देंगे इलेक्ट्रिसिटी वाले, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक हमने कवर कर रखा है ठीक ठाक। तो उतना भी अगर आपको आता है, कूलम्स लॉ और उसके ऊपर बेस्ड अगर आप क्वेश्चन ठीक ठाक कर लेते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से में भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो इलेक्ट्रिसिटी में ही कवर हो जाएगा, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन हो फिजिक्स में तो पूछ सकता है वो, हम लोग आगे चलते हैं। वरना समझ में आ गया कि यहाँ पे मैकेनिक्स आपने जो 11th में अब तक पढ़ रखी है वो ही काफ़ी है, तो उसी को रिवाइज कर लीजिए। और जो 12th का पोर्शन है उसके लिए हम लोग आपको वीडियो शेयर कर देंगे, और उसमें 10th की अंडरस्टैंडिंग पूरी तरह से काम आएगी, और कुछ अच्छे लेवल के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी उसमें डिस्कस्ड होंगे, ठीक है। यानी इसका मतलब ये है कि रे ऑप्टिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को 12th लेवल तक का पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है 11th का एग्जाम देने के लिए। हाँ, वो टच करेंगे उनको, लेकिन बेस्ड अपॉन 10th लेवल अंडरस्टैंडिंग, जो भी आपने 10th में पढ़कर अभी आए हैं उसमें जो मोर और लेस कॉन्सेप्ट रहेंगे वो उसी से रिलेटेड रहते हैं, बस थोड़े क्वेश्चन अच्छे बना देते हैं, उसी बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड अच्छे लेवल के क्वेश्चन बना देंगे जो कि उसी कॉन्सेप्ट से हो जाएंगे अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ बेटा, न्यूक्लियर फिजिक्स नहीं, आवाज सही नहीं आ रही। न्यूक्लियर फिजिक्स क्लास 10th में हाँ, बिल्कुल ऑब्वियसली रेडियो एक्टिविटी जो चैप्टर आपने पढ़ा था उसमें जितना बेसिक पढ़ा है न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में, हो सकता है वहीं से सब क्वेश्चन हो जाएगा, आपका कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत कम, देखो 3% ही आ रहा है, यानी एक क्वेश्चन भी उसका आ गया तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। उससे ज़्यादा नहीं आने वाला है, तो उसमें इतना परेशान नहीं होना है, बस 10th लेवल की अंडरस्टैंडिंग से ही हो जाएंगे। 10th के जितने चैप्टर आपको यहाँ दिख रहे हैं वो, उसका मतलब ये नहीं है कि वो 12th की अंडरस्टैंडिंग मांग रहे हैं, भाई उनको भी पता है कि बच्चा 11th में पढ़ रहा है तो वो 12th की वो सारे चैप्टर्स को कैसे भी कर सकता है, अभी कराए नहीं गए होंगे उसको, तो इसका मतलब क्या है, उनका डालने का मतलब क्या है? डालने का मतलब यही है ना कि वो 10th लेवल की अंडरस्टैंडिंग को ही चेक करेंगे कि आप चलिए उसी पे बेस्ड आप क्वेश्चंस कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, ये भी यहाँ पे टेबल के फॉर्म में दिखा दिया गया। रे ऑप्टिक्स का काफी ज्यादा परसेंटेज है, लेकिन भाई फिर मैंने कहा रे ऑप्टिक्स जो आपने 10th में पढ़ी थी, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी 9% है। काइनेमेटिक्स देखिए, काइनेमेटिक्स में, लेकिन हाँ काइनेमेटिक्स में जो 11th में आपने अभी पढ़ा है उस लेवल के क्वेश्चन आएंगे। काइनेमेटिक्स में 10th में तो 9th में तो कुछ है ही नहीं, 10th में तो होती ही नहीं है, लेकिन 9th में जो आपने पढ़ी थी वो तो कोई लेवल था ही नहीं, बहुत ज्यादा हल्के लेवल पे थे, तो क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे 11th लेवल के, ठीक है। इसी तरह से लॉज ऑफ मोशन में भी 11th वाले, और बस तो यहाँ पे फोकस करना है आपको। देखिए थर्मोडायनामिक्स आपने अभी पढ़ा नहीं है तो छोड़ दीजिए, उसको टच करने की भी जरूरत नहीं है, अभी उसको कर लेते हैं जिसको हम रिवाइज कर सकते हैं और जहां से हमें ज्यादा मार्क्स मिलने की उम्मीद है, तो वो ये वाला क्राइटेरिया। इसमें भी 4 ही पॉइंट आपके टॉपिक्स बन रहे हैं। क्लियर है बेटा? ये इसलिए दिखाया जा रहा है कि आप 30 डेज में जितना कर सकते हैं उतना ही आपको समझाया जाएगा। फायदा कुछ नहीं है कि हम और चीजें आपके लिए इंक्लूड कर दें और वो आप कर ही नहीं पाएंगे, इतना टाइम ही नहीं है। अगर प्रिपरेशन के लिए 3-4 महीने होते तो फिर प्लान और स्ट्रेटेजी कुछ और होती। नो डाउट कि वहां पे भी हम इस सेगमेंट को ही फोकस करते थे सबसे पहले, लेकिन फिर वहां पे हमारे पास इतना स्कोप रहता है कि हम बाकी चीजों को भी कर सकते थे। कोई चैप्टर अगर नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ाया जा सकता था, ठीक है, उसके लिए अलग स्ट्रेटेजी बनवाई जा सकती थी, लेकिन अब उनको टच करने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप कुछ ठीक ठाक स्कोर करना चाहते हैं, कुछ अपने चांसेस बनाना चाहते हैं इस वाले एग्जाम में, तो फिर हमें स्ट्रेटेजी अब हमारे पास जो टाइम अवेलेबल है उसके हिसाब से बदलनी पड़ जाएगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री पे आते हैं। देखिए अब केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा आपका देखिए, ये देखिए कार्बन एंड कंपाउंड्स। बताइए ये हम कब पढ़ते हैं?
ये आपने कब पढ़ा था? 10th में ही पढ़ा। ये पूरा चैप्टर कब पढ़ा है आपने? 10th में। तो बताइए इसमें 10th में पढ़ा है, अभी 11th में तो कुछ होगा नहीं इससे रिलेटेड, बोलो। 11th में अब तक कुछ पढ़ा केमिस्ट्री में इससे रिलेटेड, कार्बन एंड कंपाउंड से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? नहीं ना। तो इसमें जो भी क्वेश्चंस पूछेंगे वो वही 10th लेवल की अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड होगा। हाँ, लेकिन अच्छे से पढ़ा हो 10th का, मतलब ऐसा नहीं है कि वो बोर्ड लेवल के क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे इसमें से, ठीक है। वो अच्छे क्वेश्चन बनाएंगे लेकिन अंडरस्टैंडिंग वही काम आएगी आप कार्बन एंड कंपाउंड्स की जो आपने 10th में पढ़ा था। उसके बाद आइए यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस हैं। तो ये 3 चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद आप इधर आते हैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, और उसके साथ साथ आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। तो ये सारे चैप्टर्स आपने, और हाँ मेटल नॉन मेटल्स, ये सब 10th के चैप्टर्स हैं, आपको दिख रहा है। एसिड बेस भी आपने 10th में पढ़ा होगा, मेटल नॉन मेटल भी आपने 10th में ही पढ़ा है। तो ये 10th के चैप्टर हैं। अगर आपने केमिस्ट्री एक बार उठाइए और रिवाइज कर डालिए, 11th में आपको जितनी केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है उसका रिवीजन ही सफिशिएंट हो जाएगा, अगर इनमें से वो चैप्टर्स मैच कर रहे हैं तो, ठीक है। मुझे केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है आपने 11th में क्या क्या पढ़ा है, लेकिन आपको मैंने ये दिखा दिया कि हाँ ये चैप्टर्स हैं जिनसे क्वेश्चंस लास्ट 5 इयर्स में सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। तो आगे भी पॉसिबिलिटी इन्हीं की है पूछे जाने की, ठीक है, क्योंकि आपको पता है एग्जाम ऑनलाइन होगा, ये फाइनल है ना, ये तो सबको पता है। केवीपीवाई का एग्जाम ऑनलाइन ही होगा, जो अभी नोटिस आया है उसमें क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। और उस दिन और भी एग्जाम क्लैश कर रहे हैं। अगर किसी ने कोई वो वाला ओलंपियाड का IOQM और IOQP इस तरह के एग्जाम अगर भर रखे हैं, इंटरनेशनल ओलंपियाड में जो फिजिक्स के और मैथ्स के अलग अलग होते हैं, तो वो एक ही दिन हो रहे हैं, 9th को ही है। तो अगर आपने नहीं फिल किया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपका फिर यही देना है, आपको इस पर फोकस करना है। तो ये ऑनलाइन होगा एग्जाम आपका। तो केमिस्ट्री में देख लीजिए आपके जो जो चैप्टर्स हैं, अगर इनमें से कुछ 11th में पढ़ाया गया है आपको, क्योंकि नहीं होगा क्योंकि 10th का तो 12th में ही मोस्टली सिलेबस मैच करता है। तो अगर वो 11th में नहीं पढ़ाया गया है आपको अब तक, जब तक एग्जाम होने वाला है, तो फिर ये मान के चलिए आप कि ये 12th का कॉन्सेप्ट है, तो उसमें 10th लेवल की अंडरस्टैंडिंग सफिशिएंट है। अभी आप उतनी अंडरस्टैंडिंग ले लीजिए, काफी है। उससे आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पहले करिए। अगर किसी ने प्रीवियस ईयर नहीं खरीदा है तो प्रीवियस ईयर खरीद लीजिए, ठीक है। और सॉल्व खरीदिएगा टॉपिक वाइज, मतलब प्रीवियस ईयर में बहुत तरह का आता है, अगर टॉपिक वाइज मिल जाता है तो उससे बेटर कुछ नहीं है। नहीं मिलता है तो फिर कम से कम चलिए भाई हम वही वाले देख लेते हैं जो भी मिल रहे हैं, तो उससे आपको आइडिया होगा क्वेश्चन किस तरह के हैं वहां पे, ठीक है, इन चैप्टर से। तो फिर उस चैप्टर को एक बार आप रिवाइज करिए, उन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करिए। तो ये इनकी अंडरस्टैंडिंग आपकी 10th लेवल की ही काम आ जाएगी, इसमें ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी देख लीजिए, कार्बन एंड कंपाउंड सबसे ज्यादा, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ये देखिए 10th में आपने चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है, पीरियोडिक टेबल के नाम से। और जो 14% है, ये देखिए ये आपके जो 4 चैप्टर्स हैं, सब में देखिए 4-4 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको फोकस कर लें तो आपका काम बन जाएगा। ये देखिए मेटल नॉन मेटल्स तक, अगर ये 4 चैप्टर्स को आप अच्छे से कर लेते हैं और इन पे बेस्ड क्वेश्चंस को कर लेते हैं, ठीक है, तो काफी चांसेस है आपकी केमिस्ट्री भी आपकी अच्छे से निकल जाएगी। और बाकी प्रीवियस ईयर आपको आइडिया दे देंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे थे। पर्टिकुलरली इन चैप्टर्स को भी आप देख सकते हैं कि उसमें इन चैप्टर से क्वेश्चन कैसे आए हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर को बिल्कुल मत छोड़िएगा, वो आपकी प्रिपरेशन को बिल्कुल टू द पॉइंट रखेगा, जैसी प्रिपरेशन होनी चाहिए या जैसे क्वेश्चंस वहां आते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली वो क्वेश्चंस आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, वो किस लेवल के हैं, ये प्रीवियस ईयर देखकर ही आइडिया लगेगा आपको, ठीक है। तो इन चैप्टर्स पे आपको फोकस करना है एज फार एज केमिस्ट्री इज कंसर्न, ठीक है। बायोलॉजी पे आ जाते हैं, चलिए। तो बायोलॉजी में देख लीजिए, अब बायोलॉजी में जो PCM ग्रुप के बच्चे हैं तो ये बिल्कुल ही परेशान नहीं हो, क्योंकि वो भी 10th लेवल का ही सारा मामला वहाँ पे पूछा जाना है आपको। उसमें 11th और 12th का कुछ भी एक्स्ट्रा आप पढ़ने की जरूरत नहीं है एज फार एज अब टाइम, जैसे कि हमारे पास बहुत कम बचा है, तो आपको सिर्फ आपने जो भी 9th-10th में पढ़ा हुआ था, स्पेशली जो 10th के चैप्टर्स थे, उसमें आपको इसमें मोटे मोटे तौर पर क्या देख लेना, जैसे हेल्थ एंड डिजीज है तो जनरल है, कॉमन चैप्टर है, ठीक है। और दूसरी चीज हो गई आपकी इन्वायरमेंट है, मतलब यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बनने की उम्मीद है। ये दोनों चैप्टर देखिए, इन्वायरमेंट वाला हो गया, हेल्थ एंड डिजीज हो गया, ठीक है, क्योंकि जनरल चैप्टर्स हैं। दूसरा इधर आ जाइए, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, आपने जब भी पढ़ा हो 10th में पढ़ा होगा। ये देखिए और इन्वायरमेंट यहाँ पे भी लिखा हुआ है। दूसरी चीज ह्यूमन बॉडी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अभी हम इसको टेबल में देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर ये चैप्टर जैसे लाइफ प्रोसेस है, ये पूरा चैप्टर आपने 10th में पढ़ रखा होगा। लाइफ प्रोसेस यहाँ एक साथ लिख दिया गया है, इसको आपने डिवाइड करके अगर आप ICSE बोर्ड में हैं तो पढ़ा होगा। CBSE बोर्ड में इसी नाम से चैप्टर होता है। बाकी सेल स्ट्रक्चर ये तो आप कई बार पढ़ते चले आ रहे हैं, तो इसमें इतना घबराने की जरूरत नहीं है मैथ्स वालों को भी, क्योंकि उन्होंने जितना पीछे पढ़ा है उसको बस एक बार रिवाइज करना है उनको। और बायो में भी उनके ठीक ठाक मार्क्स आ जाएंगे, यानी क्रैक कर लेंगे वो। देखिए सबसे ज्यादा आपको हेल्थ एंड
एंड डिजीज, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, ठीक है, लाइफ प्रोसेस हो गया, इन्वायरमेंट हो गया। यानी ये जो 4 चैप्टर हैं इन पे आप फोकस कर लीजिए बायो में। बाकी जो है वो आपकी कॉमन अंडरस्टैंडिंग भी काम आएगी। देखिए यहाँ पे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये तो आपने पढ़ा ही हुआ है, कई बार पढ़ा होगा इसको बचपन से, ठीक है। ह्यूमन बॉडी के बारे में आपको अच्छी खासी ठीक ठाक नॉलेज होगी, तो उसमें ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आवर इन्वायरमेंट ये 2-2 जगह लिखा हुआ है, वो एक ही बात है, ठीक है। तो इतनी चीज़ों पर अगर आप फोकस कर लीजिए। और ये देखिए रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये बायो आपकी प्रिपेयर हो गई, तैयार हो गई। और इसमें आपको रटना है, पढ़ना है। रटना भी क्या है, एक अंडरस्टैंडिंग ले लेनी है, ठीक है। एक अंडरस्टैंडिंग आपको इन सब के बारे में होगी। मल्टीपल चॉइस पेपर तो आपका आना ही है वैसे भी, तो आप बायो में भी आसानी से निकल सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तैयारी की जरूरत यहाँ पे भी नहीं है। वही 10th लेवल की अंडरस्टैंडिंग है। जितने चैप्टर्स आपने इसमें से देखे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, उनको एक बार दोबारा से जाइए और उसी बुक को उठाकर उसको एक बार पढ़िए और देखिए प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आए थे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप कर जाएंगे उसी अंडरस्टैंडिंग से, ठीक है। तो बायो भी, हाँ किसमें, कौन से चैप्टर में बेटा, कौन सा चैप्टर है? आर इन्वायरमेंट में इन्वायरमेंट से रिलेटेड जैसे इकोलॉजी वाला बताया गया होगा, जैसे वो फूड चेन के बारे में सुना है ना भाई, फूड चेन के बारे में होगा, ठीक है। इकोलॉजिकली मतलब इकोलॉजी को किन चीज़ों से नुकसान पहुंचता है, मतलब ह्यूमन मतलब हाँ बेटा क्लियर है। तो वो उससे रिलेटेड वहाँ पे एनवायरनमेंट में सारी, यानी एनवायरमेंटल पोल्यूशन वाला चैप्टर भी मतलब वो भी केस स्टडी हो सकती है, उसके अंदर दे रखी हो। बाकी एनवायरनमेंट किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है, ठीक है। इकोलॉजिकल बैलेंस क्या होता है, इम्बैलेंस क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें, इकोसिस्टम क्या होता है, तो उसमें ये सब चीज़ें इंक्लूडेड होंगी एनवायरनमेंट वाले चैप्टर में। और कोई क्वेश्चन? प्लांट किंगडम बहुत ज़्यादा आ भी तो नहीं रहा है, इसमें रटने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं, छोड़ दो उसको। तो परसेंटेज भी तो बहुत कम है प्लांट किंगडम का, 5% उसका है, तो उसको छोड़ देते हैं अभी। प्लांट किंगडम पे फोकस ही नहीं करते हैं ज़्यादा। एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम दोनों को आप ओवरलुक कर सकते हैं, अगर उसमें ज़्यादा आपको परेशानी होती है या रटना पड़ता है तो उसको ओवरलुक कर दीजिए। बाकी चैप्टर्स तो हैं, उन पर फोकस कर सकते हैं। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये देखिए 13% है, ये आप इसको प्रायोरिटी दीजिए, ठीक है। ह्यूमन बॉडी है आपका, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है, और बाकी ऊपर के 4 चैप्टर्स हो गए आपके। इतना कर लेंगे बायो में, मतलब निकल जाएगा आपका आराम से, परेशानी नहीं होने वाली इसमें आपको। तो हमने चारों देख लिए। और कोई किसी बच्चे का कोई इसमें डाउट हो भी? आपको पहले ये पता होना चाहिए कि हाँ, हमें चारों सब्जेक्ट्स में से पीसीएमबी में कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिनको अभी हमें सबसे पहले फोकस करना है, उन्हीं को बार बार रिवाइज करना है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं। और प्रीवियस ईयर में भी ढूंढना है कि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जितने सारे मिले सबका सोल्यूशन देख लीजिए कैसे किया गया है, खुद से करके देखिए, नहीं हो रहा है तो सोल्यूशन देखिए। इतना आप कर ले जाएंगे तो आप क्रैक कर ले जाएंगे इस एग्जाम को, ठीक है। बाकी प्रीवियस ईयर अगर आपने नहीं लिया है तो उसको खरीदिए। और हम लोग आगे आने वाले टाइम में अभी इसी वीक या अगले वीक हर एक की अलग अलग स्ट्रेटजी भी लेकर आते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स में कोशिश करेंगे कि अलग अलग उनके जो टीचर्स हैं, रिस्पेक्टिव टीचर्स, वो आपको आकर यहाँ पे उनको और ज़्यादा अच्छे वे में उन चैप्टर्स को कैसे करना चाहिए, ठीक है। जो रिसोर्सेज हैं उसके बारे में भी बताएंगे कि कौन सी बुक्स है जो हम ले सकते हैं, जिससे पढ़ सकते हैं। वैसे बहुत ज़्यादा कोई मार्केट से मटेरियल खरीदने की आप ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक मटेरियल जो आपके पास होना चाहिए वो क्या है, मैंने बताया अभी, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? हाँ, प्रीवियस ईयर। हमारे पास PYQs बेटा जरूर होने चाहिए, मतलब अगर ये नहीं है तो बहुत दिक्कत है फिर। कुछ मत खरीदिए, ये जरूर खरीदिए, और सॉल्ट खरीदिएगा। और कोशिश करिए कि कौन सा लें, यही बताया था मैंने अभी, चैप्टर वाइज अगर मिल जाता है। वैसे मतलब इजी नहीं होगा ये मिलना, क्योंकि चैप्टर वाइज तो बोर्ड का मिलना इजी नहीं होता है जल्दी, तो KVPY का। लेकिन फिर भी आप अगर कोशिश करेंगे, कुछ दुकानों पे जाइए और देखिए, पता करिए जहाँ पे मिलने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, तो हो सकता है मिल जाए। ऑनलाइन सर्च करिए। मुझे अगर कोई इस तरह की वेबसाइट दिखेगी ऑनलाइन, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे, तो मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप पे, आप वहाँ से परचेज कर लीजिएगा। अगर चैप्टर वाइज मिलता है देन वेल एंड गुड, नहीं मिलता है तो भी हमें जैसा भी मिल रहा है सॉल्ट के ऊपर जाना है। सॉल्ट लेना है, अनसॉल्ट नहीं, सॉल्ट लेना है। हाँ, कुछ
पहले खुद करके देखेंगे, नहीं होता है तो उसके पीछे के अच्छा उसमें जो सोल्यूशन दिया हुआ है उसको भी देखेंगे, एक्सप्लेनेशन दे रखा है। तो ये चीज़ ज़रूर खरीद लीजिए, आप सबसे पहले खरीदिए, ठीक है। और आज जाकर आपको क्या करना है, इस वीडियो का लिंक हम शेयर कर देंगे, इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, इसमें जो जो चैप्टर्स बनाए गए उनके नोट्स बनाइए, मतलब उनको लिखिए एक जगह पे कि फिजिक्स में ये चैप्टर हमें देखने हैं, केमिस्ट्री में, बायो में, मैथ्स में, सबका एक अपना प्रॉपर उसको नोट करिए। फिर एक शेड्यूल बनाइए कि आपको कैसे करेंगे आप, मतलब इनको कैसे स्ट्रैटेजी बनाइए एक अपनी कि अगले 30 डेज में अगर आपको उसको कंप्लीट करना है तो कैसे कैसे किसको कितना टाइम देना है, किसको कब करना है आपको, ठीक है, और क्या क्या तरीका होगा उसको लेकर चलने का, ठीक है। तो वो शेड्यूल बनाइए और इसको स्टार्ट कर दीजिए करना। आप टाइम नहीं आपके पास, आज 1 दिसंबर हो चुका है तो 30 और डेज ही हैं आपके पास, 30 मान के चलिए आप, ठीक है। और आप कर सकते हैं अगर आपने 30 डेज में, अगर 30 डेज रेगुलरली आपने अगर इसके लिए जितना मैंने आपको बताया है, अगर आपने 5 से 6 आवर्स भी इसके लिए दे दिए तो आप आसानी से निकाल लेंगे। डेडिकेटेड रोज 5 से 6 घंटे कितने हो गए, अगर आप 6 घंटे माने तो आपको टोटल कितना टाइम देना है, 180 आवर्स। 180 आवर्स अगर आपने अब से भी दे दिए एग्जाम से पहले पहले तो यू विल बी हैविंग अ फेयर चांस टू क्रैक दिस एग्जाम, ठीक है। तो अभी भी अगर मान लीजिए कुछ भी नहीं किया है, अब भी आपके पूरे चांसेस हैं कि आप काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। और यहाँ से अगर मान लीजिए कि क्रैक नहीं भी कर पाए कि समहाउ, लेकिन इतनी अच्छी लर्निंग हो जाएगी आपकी इन 180 आवर्स में, या जितना भी आप पढ़ते हैं, कि वो लर्निंग आपको आगे तक बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है जेई तक, ठीक है। जेई के लिए आपका जो माइंडसेट बनाएगी, जो नॉलेज आपको हो जाएगी इसी बहाने, ठीक है। जो बच्चे नहीं करेंगे उनको ये कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, जो करेंगे अगर उन्होंने क्रैक किया तब तो बात ही अलग है, लेकिन नहीं भी किया तो भी कोई खाली हाथ नहीं लौटेंगे, वो काफ़ी कुछ लेकर आएंगे यहाँ से, लर्निंग कितनी सारी लेकर आएंगे, कितना कुछ उन्होंने इतने टाइम में पढ़ लिया होगा, वो उनको आगे कितना काम आने वाला है, क्योंकि फाइनली आपको 1 साल के बाद जेई तो देना ही है ना। और फिर एक बार और मौका मिलेगा आपको, जो एसबी मतलब एसएक्स वाला जो एग्जाम है उसको देने का मौका मिलेगा 12th में फिर जाकर। तो यहाँ से जब आप काफ़ी लर्निंग लेकर जाएंगे तो आपके लिए और ईजी हो जाएगा अगले साल के लिए, और फिर जेई है आपके सामने। तो इसकी प्रिपरेशन जरूर करिए, भले ही मतलब अभी ये दिमाग में मत रखो कि मतलब नहीं निकलेगा, टाइम कम बचा है, इतने टाइम में मैं कैसे कर पाऊंगा, ये सब कुछ मत सोचिए। आप तैयारी शुरू कर दीजिए कि मुझे रोज 5 से 6 घंटे इसके लिए डिवोट करने हैं, और घड़ी देखकर पढ़ाई नहीं करनी है, मतलब कि आपने 2 घंटे यहाँ लगा दिए, 2 घंटे इसको देने, 2 घंटे इसको देने, ऐसे नहीं है। टॉपिक डिवाइड करिए, मतलब 5 to 6 आवर्स मैंने इसलिए बोला है कि हाँ टाइम भी माइंड में रहना चाहिए कि आप उतना ही दे सकते हैं जितना आपके पास होगा। तो उस टाइम में आप कितने टॉपिक्स को कवर करना है, आपको ये बनाइए टारगेट कि आज मुझे फिजिक्स में ये टॉपिक खत्म करना है, केमिस्ट्री में ये टॉपिक खत्म करना है, और बायो में ये करना है, मैथ्स में ये करना है। एक दिन में चारों करने जरूरी नहीं है, आप 2-2 का बना सकते हैं, या 3 का भी बना सकते हैं कि आपने 3 आज कर लिए, पीसीबी आज कर लिया, मैथ्स को कल इंक्लूड कर लिया, एक को ड्रॉप कर दिया। तो इस तरह से बनाइए कि टॉपिक वाइज कवरिंग होनी चाहिए, और एक नोटबुक बनाइए जिसमें ये मेंशन करिए डेली का डेली कि आज फिजिक्स में क्या कंप्लीट हुआ, केमिस्ट्री में क्या कंप्लीट हुआ, छोटा सा टॉपिक हुआ है उसको भी लिखिए, उसके 10 क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं तो वो भी लिखिए कि मैंने इतना किया है, मुझे ये टॉपिक क्लियर हो गया है। तो डेली ट्रैकिंग भी होनी बहुत जरूरी है। अगर आपने ऐसा 30 डेज कर लिया ना तो मतलब क्रैक करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी आपके लिए, हो सकता है आप क्रैक भी कर दें इतने दिन की तैयारी में। और उसके अलावा जो लर्निंग आपको मिलेगी, एक आपका माइंडसेट बनेगा, एक शेड्यूल आगे तक का बन जाएगा आपकी पूरी प्रिपरेशन का। जेई भी आपके लिए जो है वो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज क्रिएट कर देगा कि हाँ अब जेई निकलना आपका पहले से ज्यादा कंफर्म हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। आपके अंदर कन्विक्शन आता चला जाएगा, हाँ हम कर सकते हैं, ये किया जा सकता है। तो ये 30 डेज आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बीच बीच में एग्जाम आते हैं, केवीपीवाई का एग्जाम होता है, जैसे इससे पहले एनटीएससी का एग्जाम होता है, और ये जो ओलंपियाड की तैयारी बच्चे करते हैं वो क्यों करते हैं भाई, आईजेएसओ कोई दे रहा है, कोई आरएमओ पीआरएमओ दे रहा है, वो क्यों दे रहा होता है बीच में, वो इसीलिए दे रहा है कि एग्जाम उससे तैयारी करवा देते हैं, अदरवाइज आप नहीं पढ़ेंगे ना भाई। अब जेई तो बहुत अभी तो 1 साल बाद होना है, तो ठीक है अभी पढ़ लेंगे, अभी तो बहुत टाइम है उसके लिए। तो ये जो बीच में एग्जाम होते हैं ये आपको बिल्कुल अलर्ट रखते हैं कि वो लगे हुए हैं एग्जाम, आप उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इनडायरेक्टली तो आप जेई के लिए तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो इनडायरेक्टली आपकी सारी तैयारी ये एग्जाम करवा देते हैं। तो ये एग्जाम बीच में देना इसीलिए जरूरी होता है। आप देखिए टॉपर्स के इंटरव्यू आपने देखे होंगे, वो कोई टॉपर ऐसा नहीं होगा जिसने ये बीच के एग्जाम ना दिए हों। अक्सर टॉपर क्या होते हैं, एनटीएससी में उन्होंने निकाला होता है, केवीपीवाई भी निकाला होता है। अभी जो टॉपर है आपका, क्या नाम है उसका, मृणाल, ठीक है, जो टॉप रैंक लाया है जेई एडवांस में, वो एनटीएससी स्कॉलर भी है, उसमें भी टॉप रैंक लाया था, केवीपीवाई में भी टॉप रैंक लेकर आया, जेई मेन में भी और जेई एडवांस में भी। तो ये कोई भी टॉपर ऐसा नहीं होता जो बीच में इन एग्जाम्स को
छोड़ मतलब बिना दिए हुए वो जेईई में आगे टॉप कर जाएगा। क्योंकि बीच में लगातार तैयारी में बने रहने के लिए एग्जाम देना बहुत जरूरी होता है। ये एग्जाम आपको बिल्कुल अलर्ट रखते हैं, आपके अंदर प्रोक्रास्टिनेशन नहीं आने देते हैं। जो हमारी टालने वाली आदत होती है कि अरे पढ़ लेंगे छोड़ो, ठीक है, बस उसी में हम रह जाते हैं, तो सारा टाइम निकल जाता है। तो इसलिए ये जो एग्जाम आपको 9 जनवरी को होने वाला है, इसको इस तरह से लीजिए कि आपको प्रिपेयर कर रहा है, जेईई के लिए तैयार कर रहा है आगे तक के लिए। अगर ये नहीं भी निकलेगा तो इसको दोबारा देने का मौका है, और प्लस उसके अलावा जेईई के लिए आपकी काफी अच्छी फाउंडेशन सेट होने जा रही है। ठीक है, ये सारे टॉपिक जेईई में तो पूछे ही जाएंगे फाइनली, है ना। तो इसलिए इन एग्जाम्स को, जितने बीच में एग्जाम्स आते हैं, इनको देना बहुत जरूरी है। अगर आप सीरियस हैं कि आपका जेईई निकलना ही निकलना है 100% बगैर ड्रॉप ईयर लिए, कि आप 12th में ही इसको निकालना चाहते हैं, इसके लिए सीरियस हैं, तो इन एग्जाम्स को बहुत सीरियसली लीजिए। ठीक है, यही एग्जाम्स हैं जो आपकी जेईई में सिलेक्शन को इंश्योर करेंगे। और कोई डाउट है तो ग्रुप बना हुआ है, आप ग्रुप में पूछिए। हम लोग टाइम टू टाइम सेशंस करते रहेंगे आपको गाइड करने के लिए, क्योंकि टाइम इतना कम है कि प्रॉपर पढ़ाया तो नहीं जा सकता। आप वैसे भी पढ़ रहे हैं क्लासरूम में, आने वाला वहीं से है, तो हम गाइडेंस के लिए वीडियो बनाते रहेंगे, इस तरह के सेशन करते रहेंगे। आप कोई भी डाउट इससे रिलेटेड है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी तैयारी आपको खुद ही करनी है। अब जो भी टाइम बचा है उसके लिए शेड्यूल बनाइए, कहीं पे प्रॉब्लम हो रही है तो पूछिए, गाइड करेंगे पूरी तरह से, लेकिन खुद तैयारी करनी है। 5 से 6 घंटे भी अगर डेली आप दे देंगे तो बहुत अच्छी लेवल पे आज होंगे आप, मतलब आज से 1 महीने के बाद आप बहुत अच्छे लेवल पे होंगे। आप खुद सोच रहे होंगे कि अच्छा हुआ मैंने उस टाइम पे तैयारी स्टार्ट कर दी थी। अदरवाइज काफी बच्चे ऐसे होंगे जिनको इससे कोई मतलब ही नहीं है केवीपीवाई से। ठीक है, वो अपना जो भी 11th में उनको पढ़ाया जा रहा है वो बस उतना ही कर रहे होंगे, तो आप उनसे आगे निकलने का आपके पास बहुत अच्छा मौका है यहीं पे। मतलब बहुत से बच्चों को आप इसी 30 दिन की तैयारी में पीछे छोड़ देंगे, मतलब काफी आगे निकल चुके होंगे आप लोग, और वो कहीं ना कहीं आपको अपर एज एक दे देगा जो आगे तक आपके पास रहेगा, अगर आप तैयारी आगे उसी पैटर्न पे जारी रखते हैं तो। ठीक है बेटा, और कोई क्वेश्चन किसी का? और कोई क्वेश्चन किसी बच्चे का हो तो पूछ ले वो, अदरवाइज हम लोग सेशन एंड करते हैं। ठीक है, और आगे के जो भी सेशंस होंगे उनकी इन्फॉर्मेशन ग्रुप पे, जैसे इसकी कल मिल गई थी, वो सारी हम प्लान कर रहे हैं। मतलब एक वीडियो तो आएगा ही, एक सेशन तो आएगा ही, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी, बायो मैथ्स का। वो टीचर्स आकर आपको अच्छे से और समझा देंगे, और बहुत जल्दी कोशिश हो रही है लाने की। तो लेकिन आप अपनी पढ़ाई मत उसकी वजह से, उसके भरोसे रखकर छोड़ दें कि अब वो सेशन आएगा तभी मैं तैयारी करूंगा, ऐसा नहीं है। आप आज से ही, जैसे मैंने बताया, ये वीडियो देखिएगा और इसमें जो जो चैप्टर्स हैं उनको नोट करिएगा, और अपना एक शेड्यूल बना लीजिए कि मुझे हर दिन 5 से 6 घंटे इसके लिए डिवोट करने हैं। कोई ना कोई टॉपिक चारों सब्जेक्ट का कवर करना है मुझे, और उसकी एक डायरी मेंटेन करिए प्रॉपर कि आप ये करते चल रहे हैं। प्रीवियस ईयर नहीं लिया है तो खरीद लीजिए। ठीक है, ये आप स्टार्ट कर दीजिए, सेशंस होते रहेंगे, सेशंस के भरोसे आप अपना टाइम टेबल डिस्टर्ब मत करिएगा कभी भी। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत है तो आप ग्रुप में पूछिए। ठीक है, मैसेज करके आराम से पूछ सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी जितना हो सकता है। ठीक है बेटा, चलिए फिर एंड करते हैं सेशन, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो। थैंक यू।